चलिए आज हम कक्षा 11वीं के चैप्टर से पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना में रंध्र की संरचना को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रंध्र एवं रंध्र की संरचना, स्टोमेटा एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हम देखते हैं सबसे पहले रंध्र की परिभाषा। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र क्या होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, ये कहां पर पाए जाते हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है और इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी संरचना में क्या क्या कोशिकाएं पाई जाती है, उनका कार्य क्या होता है, जो कि आपके सीधे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो वहां से कई तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप पढ़ेंगे इस वीडियो में ये जो पढ़ाया गया है आप टॉपिक रंध्र और रंध्र की संरचना में, तो आपको वाकई में एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे इस टॉपिक से। तो चलिए हम पढ़ते हैं रंध्र। सबसे पहले रंध्र की परिभाषा क्या होती है, रंध्र क्या होते हैं, रंध्र कहां पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, रंध्र, सबसे पहले रंध्र को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैंने जैसा कि लिखा है यहाँ पर स्टोमेटा। अब स्टोमेटा किसे कहते हैं या रंध्र किसे कहते हैं, परिभाषा, पौधों की पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह पर, पौधों की पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे, हम इनकी संख्या गिन नहीं सकते हैं, असंख्य या अनेक कह सकते हो, अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। बच्चों देखिएगा, रंध्र को हम सीधा सीधा कह सकते हैं भैया, रंध्र को हम बोल सकते हैं छिद्र। क्या बोल सकते हैं, छिद्र, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अनेक, एक नहीं अनेक। फिर सुनो, पौधों की पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब इनके कार्य की बात करेंगे। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है कि पौधों में गैसों का, पौधों में क्या होता है, गैसों का आदान आदान और क्या करना, गैसों का आदान और प्रदान करना। और दूसरा प्रमुख कार्य जो होता है इसका, रंध्र का पौधों में दूसरा प्रमुख कार्य क्या होता है पौधों में, तो वाष्पोत्सर्जन को किसका, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करना, क्रिया को नियंत्रित करना। ठीक, अर्थात कह सकते हो कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख कार्य क्या होता है, गैसों का आदान और प्रदान करना होता है, और दूसरा जो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करना। ये दो प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक, अब ये पाए कहां जाते हैं, ये पौधों के तनों के कच्चे भागों में, पौधों के तनों के कच्चे भागों में, मतलब जो कच्चा तना होता है, जो हरे रंग के तने होते हैं, उनमें पाया जाता है। और सबसे ज्यादा मात्रा में ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। और पौधों की पत्तियों की किस सतह पर, तो याद रखना, पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी संख्या यदि कोई पूछे कि बेटा बताइए कि रंध्र की संरचना या रंध्र की संख्या पौधों के पत्तियों के किस भाग में सबसे अधिक होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना, पौधों की पत्तियों की निचली सतह में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है और ऊपरी सतह पर कम होती है या तो अनुपस्थित होती है किसी किसी पौधे में। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बीजपत्री पौधों में जो रंध्र की संख्या होती है उनकी ऊपरी तथा निचली सतह पर एक समान होती है, ऊपरी तथा निचली सतह पर एक समान होती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सबसे अधिक पाए जाते हैं और ऊपरी सतह पर अनुपस्थित होते हैं और कुछ में नहीं होते। अब ये रंध्र पाए कहां जाते हैं, अभी आपने पढ़ा बाह्य त्वचा ऊतक, बाह्य त्वचा ऊतक के ऊपर, बाह्य त्वचा के ऊपर ये पाया जाता है, पत्तियों में और कच्चे तनों के बाह्य त्वचा के ऊपर ये पाए जाते हैं। इनकी संरचना हम द्विबीजपत्री पौधे में बात करेंगे, इनकी संरचना द्विबीजपत्री पौधों में बात करेंगे तो सेम के बीज के समान और मानव के वृक्क के समान होती है। या कह लो भाई अर्धचंद्राकार, जैसे चंद्रमा देखते हो ना, अर्धचंद्राकार मतलब ये सेम के वृक्क के समान होते हैं इनकी संरचना। लेकिन यही बात करेंगे द्विबीजपत्री पौधों में, तो इनकी संरचना क्या होती है, इनकी संरचना जो होती है वह डमरू के आकार की होती है। डम्बबेल से कहते, जैसे घास में कह सकते हो। तो लेकिन हम इसकी संरचना के विषय में बात करेंगे तो इसकी संरचना कितनी कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है। देखो, इसके अंदर दो अर्धचंद्राकार में या सेम के बीज के समान या कह लो मानव के वृक्क के समान ना, मानव के वृक्क के समान
मतलब द्वार कोशिकाएं होती, कितनी द्वार कोशिका होती है? 2 द्वार कोशिका, द्वार कोशिका होती है। मतलब इसमें द्वार कोशिका को बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? GOURD, सॉरी GUARD, गार्ड सेल्स। इन द्वार कोशिका मतलब इसकी संख्या कितनी होती है? एक रंध्र के अंदर इसकी संख्या 2 होती है। इसी की संरचना की मैंने बात की कि यही संरचना देख करके हम पता कर लेते हैं कि रंध्र की संरचना ऐसी है। तो रंध्र की संरचना कैसी, मैंने आपको बताया कि रंध्र में 2 द्वार कोशिकाएं होती है, जिसकी संरचना हम कह लें द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में सेम के बीज के समान, या तो मानव के वृक्क के समान, या अर्धचंद्राकार में होती है। लेकिन एक बीजपत्री पौधों में इसकी संरचना, जैसे घास के पौधे में, घास के पौधे की पत्तियों में इसका संरचना जो होती है डमरू के आकार या डंबलाकार कह सकते हो। आपके परीक्षा में हो सकता है डंबला, ऐसे लिखा जाता है डंबलाकार। मतलब इसको डम्ब बेल कहते हैं, DUMBLE डम्ब बेल, DUMBLE डंबल शेप कह सकते हो। डंबल शेप मतलब होता है कि डंबलाकार, डमरू के आकार की होती है। मतलब एक बीजपत्री की, यानी जैसे घास की पौधे की पत्तियों में, घास के पौधे की पत्तियों में जो द्वार कोशिकाएं होती है उसकी संरचना कैसी होती है? डमरू के आकार की। अब देखो रंध्र में आपने देखा क्या, रंध्र की संरचना जब हमने पढ़ा तो उसमें 2 द्वार कोशिकाएं होती है, जिसकी संरचना द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में सेम के बीज के समान, या मानव के वृक्क के समान, या अर्धचंद्राकार में होती है। इसकी संख्या कितनी बताई मैंने? 2। और रंध्र की संख्या बहुत होती है, लेकिन द्वार कोशिका और कहां पाए जाते हैं? पौधों की पत्तियों के निचली सतह पर, और डमरू के आकार की होती है एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में द्वार कोशिका। और द्वार कोशिका के साथ साथ क्या होता है? अब इसी द्वार कोशिका में क्या होता है, याद रखना, इस गार्ड सेल्स में, इस द्वार कोशिका में क्या होता है कि एक, मतलब दोनों द्वार कोशिका में, जैसे हमने देखो इस तरह की संरचना बना लेते हैं। देखो ये रहा आपका, क्या रहा? ये गार्ड सेल्स रहा। इसी को द्वार कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं। ठीक, इसे गार्ड सेल्स कहते हो, तो इसलिए द्वार कोशिका को हम एक नाम और दे सकते हैं, रक्षक कोशिका। क्या कह सकते हैं? हाँ, रक्षक कोशिका भी कहते हैं। क्योंकि रक्षक कोशिका इसलिए कहते हैं, यही जो होता है रंध्र के खुलने और बंद होने में सहायता प्रदान करता है। द्वार कोशिका कार्य क्या होता है कि रंध्र छिद्र को खोलना तथा बंद करना, रंध्र छिद्र को खोलना तथा बंद करना। अब रंध्र में पहले आपने देखा कि 2 द्वार कोशिका होती है। अब एक का होता है रंध्र छिद्र होता है। अच्छा, रंध्र छिद्र किसे कहते हैं? रंध्र के अंदर क्या होता है कि रंध्र के अंदर क्या होता है कि छिद्र होते हैं, मतलब इनके अंदर छेद होता है या छिद्र होता है। इन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों को 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, और उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश है, और उसके साथ साथ भैया पर्णहरिम होता है। पर्णहरिम तो पौधों की पत्तियों में होता है। अभी आपने पढ़ा कि रंध्र भी कहां पाए जाते हैं? पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर और ऊपरी सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। अब रंध्र की संरचना में हमने देखा क्या कि 2 द्वार कोशिकाएं हैं और एक रंध्र छिद्र होता है, और उसके साथ साथ द्वार कोशिकाओं को सहायता प्रदान करने वाली अनेक कोशिकाओं से क्या होता है, ये रंध्र कोशिका क्या होती है? घिरी होती है। अब द्वार कोशिकाएं के बाहरी भाग, जो द्वार कोशिका की रक्षा करता है, द्वार कोशिका के बाहरी भाग पर होता है, उसे बोलते हैं सहायक कोशिका कहते हैं। सहायक कोशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्सिडायरी। देखो सब्सिडायरी सेल्स क्या होते हैं? सब्सिडायरी सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? द्वार कोशिका के बाहर से की ओर होते हैं। इनकी संख्या अनेक होती है। द्वार कोशिका की संख्या 2, इसमें क्या होता है? एक छिद्र होता है। और बात करेंगे अब इन सब को मिला करके, अर्थात सहायक कोशिका, द्वार कोशिका और रंध्र छिद्र को मिला करके क्या कहा जाता है? रंध्र तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षा में पूछा जाएगा रंध्र तंत्र किसे कहते हैं? स्टोमेटल सिस्टम मतलब कह सकते हो रंध्रीय तंत्र। स्टोमेटल सिस्टम कह सकते हो तो रंध्र तंत्र हो जाएगा।
और स्टोमेटल सिस्टम बोलोगे तो रंध्रीय तंत्र कहलाता है। अर्थात रंध्र संरचना में हम क्या देखते हैं कि दो द्वार कोशिकाएं होती है, एक रंध्र छिद्र होता है और अनेक सहायक कोशिकाएं होती है जो द्वार कोशिका के बाहर की ओर होती हैं। और द्वार कोशिकाओं का ही आकार मैंने जो आपको बताया सबसे पहले कि एक बीजपत्री में सेम के डमरू के आकार की होती है और द्विबीजपत्री में सेम के बीज के समान या अर्धचंद्राकार या तो मानव के वृक्क के समान होती है। इसका कार्य क्या होता है? रंध्र छिद्र को खोलना तथा बंद करना। तो अभी मैंने कहा कि 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो किसके रंध्र छिद्र में मतलब प्रवेश करेंगे, क्या करेंगे? इन्हीं के माध्यम से क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं द्वार कोशिका में क्या क्या होता है। देखो, द्वार कोशिका में, दोनों द्वार कोशिका में एक एक का होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, अर्थात हरित लवक होता है। माफी चाहेंगे, एक केंद्रक होता है, एक एक केंद्रक होता है। इधर भी एक केंद्रक होता है, इधर भी एक केंद्रक होता है। अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम आयन भी होता है, मैग्नीशियम आयन Mg2+ होता है, Mg2+ मैग्नीशियम आयन होता है। और इसके अंदर क्या होता है? आयरन भी होता है, Fe यानी आयरन भी होता है अर्थात, और पोटेशियम आयन भी विद्यमान होता है। याद रखना, पोटेशियम आयन की अधिकता या कमी के कारण क्या होते हैं? रंध्र छिद्र खुलते हैं और बंद होते हैं। अब देखेंगे द्वार कोशिका में क्या क्या होता है। दोनों द्वार कोशिका में एक एक केंद्रक, अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं यानी अनेक हरित लवक होते हैं। मैग्नीशियम आयन भी होता है, आयरन भी होता है और पोटेशियम आयन भी होता है। पोटेशियम आयन का कार्य क्या करना? रंध्र छिद्र को खोलने और बंद होने में सहायता। परीक्षा में पूछेगा, निम्न में से बताइए कौन सा आयन जो होता है रंध्र छिद्र को खोलने और बंद होने में सहायता प्रदान करता है? तो याद रखना, पोटेशियम आयन। रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन कार्य करता है? पोटेशियम आयन, जो कहां पर भरे होते हैं? द्वार कोशिका में। और क्लोरोफिल के साथ मैग्नीशियम आयन होते हैं, तभी नहीं इसी के सहायता से क्या होता है कि प्रकाश की क्रिया संभव हो सकती है। और इसमें कोशिका द्रव्य भी होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य भी होता है। ये रहा हरित लवक, हरित लवक होता है, अनेक हरित लवक होते हैं। इधर भी हरित लवक है, दोनों में हरित लवक अनेक होते हैं। और केंद्र क्या होता है? एक एक केंद्रक होता है। अब देखते हैं द्वार कोशिका का जो आंतरिक परत है, आंतरिक परत, द्वार कोशिका का आंतरिक परत मोटा होता है और बाहर की परत क्या होती है? पतली होती है। ये बाहर की परत जो होती है पतली होती है और आंतरिक परत क्या होती है? मोटी होती है। परीक्षा में पूछता है द्वार कोशिकाओं की बाहरी परत मोटी होती कि पतली? तो द्वार कोशिकाओं की बाहरी परत क्या होती है? पतली होती है और आंतरिक परत मोटी होती है, जिसमें एक दाब उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं स्फीत दाब। स्फीत दाब टर्जिडिटी प्रेशर बोलते हैं, टीपी बोलते हैं। मतलब एक ऐसा दाब होता है जो कोशिकाओं में उत्पन्न होता है, जिसके कारण कोशिकाएं सिकुड़ती भी है और फैलती भी है। तो जब यहाँ पर स्फीत दाब कार्य करता है तो स्टोमेटा की जो मोटी वाली भित्ति क्या होती है? वो फैल जाती है। जब स्फीत दाब बढ़ता है तो स्टोमेटा में क्या होता है कि इसकी जो मोटी भित्ति होती है फैल जाती है, स्टोमेटा द्वार कहते हैं खुल जाते हैं। और जब स्फीत दाब कम होता है तो जो ये मोटी वाली परत क्या होती है? ऐसे आपस में क्या होती है? सड़ जाती है। जब सड़ जाती है तो रंध्र छिद्र क्या होते हैं? बंद जाते हैं। अब ये भी याद रखना, दिन के समय हमेशा रंध्र छिद्र खुलते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, नागफनी का पौधा। आप लोग नागफनी के पौधे को जानते होंगे, जिसका साइंटिफिक नेम है ओपिनिया ऑफिसिनेल्स। ओपिनिया ऑफिसिनेल्स वह नागफनी का पौधा होता है। उसमें पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। आपने पढ़ा ना, नागफनी में पत्तियां किसके रूप में रूपांतरित होती हैं? कांटे के रूप में रूपांतरित होती है। ऐसा क्यों? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए, और उनमें एक प्रकार का अनुकूलन भी होता है ताकि उनका मांसल तना क्या हो? हरा रहे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। अब सोचिए, वह एक ऐसा पौधा है, अभी आपने बताया कि सभी पौधों में क्या होते हैं? रंध्र छिद्र क्या होते हैं? दिन के समय खुलते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। लेकिन नागफनी के पौधे में यही रंध्र छिद्र रात्रि के समय खुलता है और दिन के समय बंद हो जाता है। अगर कोई पूछेगा ऐसा क्यों? क्योंकि नागफनी में भैया कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए क्योंकि वह एक मरुस्थलीय पौधा है, जहां पानी कम रहता है, रेगिस्तानी एरिया में उगता है। अब उसको पानी ज्यादा चाहिए तो उसकी जड़ें क्या करती है? जितना पानी एब्जॉर्ब किए रहते हैं तो इनके तनों में भेज देती हैं, संचित रहता है। तो तनों में क्लोरोफिल भी होता है, इनमें पर्णहरी में होता है क्लोरोप्लास्ट। और पत्तियां क्या होती है? कांटे के रूप में होती है, ताकि पानी ज्यादा मात्रा में वहां से निकल ना सके।
इसलिए इनकी पत्तियां कांटे के रूप में हो जाती है, और पत्तियों जब कांटे के रूप में हो जाती हैं तो उनपे क्या होते हैं, रंध्र छिद्र बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो सके, और दिन के समय बंद रहते हैं और रात्रि के समय क्या होते हैं, खुल जाते हैं। तो याद रखना, रंध्र छिद्र कब खुलते हैं, हमेशा दिन के समय, बंद कब होते हैं, रात के समय। अच्छा, किस पौधे में हमेशा रात्रि के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं, नागफनी में हमेशा क्या करते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं। तो हमने सीखा क्या कि रंध्र की परिभाषा, पौधों की पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये द्विबीजपत्री पौधों में इनकी संख्या पत्तियों की निचली सतह पर अधिक होती है और ऊपरी सतह पर कम होती है, लेकिन एक बीजपत्री पौधों पर इनकी संख्या, जितनी संख्या ऊपरी सतह पर होती है उतनी संख्या निचली सतह पर होती है। अब इसकी संरचना की बात करेंगे तो इनकी संरचना, रंध्र की संरचना क्या होती है और ये कहां पाए जाते हैं, रंध्र छिद्र कहां पाए जाते हैं, रंध्र कहां पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके पहले लिखते हैं हम लोग। रंध्र की परिभाषा पहले लिखो। लिखा रंध्र की परिभाषा ना, तो जाने दो भाई, लिखिएगा, चलने दो। देखा, पौधों की पत्तियों के ऊपरी तथा निचली सतह पर, पौधों की पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह पर, पौधों की पत्तियों की ऊपरी तथा निचली सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र, सतह मैंने नाम लिया ना बाह्य त्वचा के ऊपर ना, अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब हमारा हेडिंग क्या होगा, रंध्र की संरचना। रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, हमारा हेडिंग क्या होगा, रंध्र की संरचना। ठीक, लिखा रंध्र पौधों की पत्तियों की, रंध्र पौधों की पत्तियों की तथा कच्चे तने यानी हरे तने, कच्चे तने की बाह्य त्वचा। देखो आपके एनसीईआरटी में केवल लिखा है मतलब पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, लेकिन हम भी ये भी जानते हैं कि ये कच्चे तनों के ऊपर भी जो हरे रंग के तने होते हैं, क्या लिखा कि रंध्र पौधों की पत्तियों की तथा कच्चे तने के बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। लिखा रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना लिखा द्वार कोशिका, रंध्र की संरचना द्वार कोशिका, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिका। लिखा द्वार कोशिका कामा रंध्र छिद्र एवं सहायक कोशिका से मिलकर बनी होती है। सहायक कोशिका से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। सहायक कोशिका से मिलकर के बनी होती है। सहायक कोशिका से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। अब हम देखो ध्यान दीजिएगा, अब आपने बताया लिखा, अब किसमें मतलब इसमें सहायक कोशिका भी होती है, द्वार कोशिका भी होती है और रंध्र छिद्र भी होते हैं। यही तीन कोशिका मिलकर के बनी होती है। लिखा अब जिसे
जिसे रंध्र तंत्र कहते हैं, यानी जिसे मिलाकर क्या कहते हैं, मतलब इन तीनों को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, रंध्र तंत्र, यानी रंध्र की संरचना बन गई, रंध्र सिस्टम बन गया, जिसे रंध्र तंत्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रंध्र तंत्र कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे क्या कि जब रंध्र तंत्र कह दिया तब इसमें क्या होता है, जिसमें द्वार कोशिका की संख्या कितनी मैंने बताया आपको, 2 होती है। अच्छा, उसकी संरचना कैसी होती है, देखो 2 शेप है ना, द्विबीजपत्री पौधों में सेम के बीज के समान और मानव के वृक्क के समान या अर्धचंद्राकार, लेकिन यही संरचना एक बीजपत्री पौधे में क्या होता है, डमरू के आकार के। या आप बचपन में छोटे बच्चे जब होंगे तो एक आता था खिलौना आता है जिसको बोलते हैं भैया चट्टू बोलते हैं ना, इधर भी और इधर भी ऐसे बीच में पतला और किनारों पर क्या था, उभरा हुआ होता है ना, तो डमरू की तरह ना, डम्बेल डम्बलाकार, इसी को डंबल बोलते हैं। या कुल बात छोड़िए, आप जब कक्षा 6, 7, 8वीं में पढ़े होंगे ना, तो आप लोग पीटी वाला एक्सपेरिमेंट किए होंगे, पीटी में भाग लिए होंगे, तो उसमें डंबल आता है ऐसे ऐसे बजाने के लिए ना, ऐसे इधर भी फूला रहता है, इधर फूला रहता है, इसे बीच में पकड़ लेते हैं ऐसे ना, ऐसे से करते हो ना, तो उसी के जैसा आप अगर डमरू नहीं समझ पा रहे हो, ये नहीं समझ पा रहे हो, तो डंबल समझ रहे हो ना, डंबल क्या होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पर ओरे ओरे क्या होता है, फूला हुआ। तो एक बीजपत्री में घासों में, जैसे घासों में इसकी संरचना क्या होती है, कोशिका की डंबलाकार होती है, और द्विबीजपत्री पौधों में स्टेम के बीच के समान। तो लिखिएगा, लिखा है जिसमें दो अर्धचंद्राकार या वृक्क के समान, कामा करके लिखिएगा, पहले लिखो, पहले लिखा, जिसमें 2 अर्धचंद्राकार या वृक्क के समान या सेम के बीज के समान ठीक है, या डंबलाकार संरचना होती है, जिन्हें द्वार कोशिका कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो रंध्र छिद्र को खोलने तथा बंद, जो रंध्र छिद्र को खोलने तथा बंद करने में